Okay, hello students. Standard 12th, subject OCM, lesson number 1, Principles of Management, page number 7 and 8. Okay. In this lecture, we will learn point number 10, 11, page number 7 पे, okay? 12, 13, 14. Fine? Point number 10, Principle of Order. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. अभी ऑर्डर मतलब कमांड नहीं होता. इट डज नॉट मीन कमांड, है ना. हम लोग बोलते हैं ना कि उसने ऑर्डर दिया, जज ने ऑर्डर दिया. तो ये ऑर्डर ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कमांड नहीं है. ये सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन में हेनरी फेयल ने ये बोला है कि दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. वो ये बोलते हैं कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग मीन्स व्हाट. हर एक चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और सब चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, है ना. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज का एक जगह होनी चाहिए, और सब चीज जगह पे होनी चाहिए. तो वो कौन सी चीज बोले जगह पे होनी चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स. वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, जो भी, राइट. और मटेरियल्स, रॉ मटेरियल है, ठीक है. ये सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए. अभी जगह पे क्यों नहीं होना, अभी जगह पे क्यों होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आपको घर में कुछ ढूंढना है, राइट. आपको घर में एक डॉक्यूमेंट ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है. आपको कुछ ज़रूरत पड़ी है कहीं पे, उसको सबमिट करना है, उसको जेरोक्स कॉपी, और आपको पता ही नहीं आपने कहाँ पे रखा था, उसको याद ही नहीं है, आप पूरा घर ढूंढ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या वेस्ट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट होता है. जिस काम को सिर्फ 2 या 3 मिनट लगना चाहिए था, उसके लिए आप शायद 2-3 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, है ना, राइट. तो हेनरी फॉल ये बोलते हैं कि ये सोल्यूशन में ये बताते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल्स अपनी जगह पे होने चाहिए. मटेरियल्स की तो बात, ठीक है. देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, जहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, बैग मेकिंग का फैक्ट्री का, जहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए कोई एक वर्कर अपने मतलब जो भी रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कपड़ा है, राइट, और वो ढूंढ रहा है. उसको पता ही नहीं कि है कि नहीं है, पहली बात. अगर है तो कहाँ रखा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, वेस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा है. एनर्जी मतलब क्या है? यहाँ पे आपका वैसे ही आपका एनर्जी जा रहा है, राइट. यहाँ पे आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, बराबर. यूं ही बिना वजह अगर आपने बराबर से सब कुछ रखा होता, रॉ मटेरियल अपने अपनी जगह पे, बराबर उसको लेबल किया होता, बराबर उसको एक कंपार्टमेंट बनाया रहता, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ पे कौन सा है चीज़ है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती उसको ढूंढने के लिए, राइट. ओके, सो बेसिकली रॉ मटेरियल शुड बी एट दिस प्लेस. उससे क्या होता है? टाइम सेव होता है. टाइम सेव होने से क्या होगा? टाइम, बिजनेस में टाइम मतलब पैसा होता है. अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल उस दिन का टारगेट है कि आपको कम से कम 500, सॉरी, उस दिन पे कम से कम 100 बैग्स बनाने हैं, और आपका आधा दिन रॉ मटेरियल मतलब ढूंढने में चला जाता है, तो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा. आप टाइम लूज कर रहे हैं और टारगेट अचीव नहीं होगा फिर, राइट. सो बेसिकली कोई भी चीज़ मतलब जो रॉ मटेरियल से अपने प्लेस पे होने चाहिए, ऐसे हेनरी फॉल बोलते हैं, right. The place should be in the order, in the right place, so that you can find it easily. It will save your time and energy, right. Okay. Second, वो बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स भी अपनी जगह पे होने चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो अपने सुपरवाइजर को वो ढूंढ रहा है. क्यों ढूंढ रहा है? कुछ काम है उसको. वो बोलता है कि सर, अपना जो कपड़ा था वो ख़त्म हो गया है, वो कहाँ से मिलेगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसको. तो वो अपने सुपरवाइजर को ढूंढता है, पर वो अपने केबिन में है ही नहीं. उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ बैठते हैं, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स भी अपनी जगह पे होने चाहिए, ताकि उनको ढूंढने के लिए, उनको सर्च करने के लिए टाइम वेस्ट ना हो. वो बेचारा वर्कर पूरा फैक्ट्री ढूंढ रहा है, उसको सुपरवाइजर मिल ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे होता है इस वक्त में.
तो हर एक ह्यूमन रिसोर्स का अपना अपना जगह होना चाहिए, अपना डिपार्टमेंट होना चाहिए, अपने एक ऑफिस होना चाहिए, है ना, या फिर अपने प्लेस होना चाहिए फिक्स, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो अपने वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को, तो तुरंत उसको आप मिल सकते हो अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइजर से। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिजनेस के अंदर, ये यहाँ पे फोकस किया है, टाइम एंड एनर्जी। और टाइम एंड एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारे गोल से, और यहाँ पे पैसे की वेस्टेज भी होती है, ठीक है, राइट, फाइन। सो इन दिस प्रिंसिपल हेनरी फेयर टेल्स दैट ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन इट्स प्लेस, राइट, एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब क्या? एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, कम से कम टाइम में या फिर कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करना, या फिर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, कम से कम चीज़ों को यूज़ करके ज़्यादा कुछ करना, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। वो ये भी बोलते हैं कि सही आदमी सही जॉब पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो वर्कर है, इसको स्टिचिंग का काम आता है, बट इसको हमने रखा है कटिंग के कामों में, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और वो पहले से बहुत साल से स्टिचिंग की कर रहा है, राइट। तो उसको अगर हम कटिंग करने को बोलते हैं, तो वो सही जॉब पे नहीं है, वो गलत जॉब पे आ गया है। उससे क्या होगा? काम में डिले होगा, क्वालिटी नीचे होगा, काम बराबर नहीं होगा, गोल अचीव नहीं होगा, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। सही आदमी सही जॉब पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो और आपको कहीं जो बेसिकली कहीं केमिकल बनाने में आपको लगा दिया काम में, तो आपको वो नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आपने उसमें डिग्री ली है, राइट। तो आपको वही काम करना है जो आपको आता है। तो राइट प्लेस शुड बी, एम्प्लॉय शुड बी प्लेस एट right jobs, okay. Next, the principle focuses on proper utilization of physical and human resources. इस principle के हिसाब से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब क्या? प्रॉपर यूज होना चाहिए फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स का। फिजिकल मतलब क्या? जो भी मटेरियल है, जो भी चीज़ है जो लगती है ना, मटेरियल, फिजिकल रिसोर्स के बारे में मैंने रिसोर्स में बताया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच जाए। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी टू सर्च मैन एंड मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होगा? काम में स्पीड आएगा, एफिशिएंसी आएगा, गोल अच्छे से अचीव होगा, और इन शॉर्ट प्रॉफिट्स होगा, अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस प्रिंसिपल के अंदर हेनरी फ्योल ने क्या बताया? ही इज टेलिंग दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इन एन इक्वल वे। फेयर ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वल, दोनों एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबॉर्डिनेट्स। फेयर एंड फ्रेंडली। फेयर मतलब क्या? मतलब जिसको जैसा रिस्पेक्ट या फिर जो पैसा है, अथॉरिटी है, जिसको हिसाब से उसको वो मिलना चाहिए। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। वाइल डिवाइडिंग द वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स एक्सेट्रा, दोनों के बीच में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, या फिर जिसको जो मिलना चाहिए उसके हिसाब से। जैसे कि काम है ना, समझो दो एम्प्लॉय है, समझो फॉर एग्जांपल इसमें समझो ये दो एम्प्लॉय है, ये मैनेजर है उसका, बराबर। ये जो एम्प्लॉय है, ये मैनेजर का पहचान का है, कोई रिलेटिव में है शायद, तो वो उसको सैलरी ज़्यादा दे रहा है, उसको काम कम दे रहा है, और बेचारा इसको सैलरी भी कम दे रहा है और काम भी ज़्यादा दे रहा है, क्यों? बिकॉज वो उसके पहचान का नहीं है, शायद वो उसको ज़्यादा ये नहीं करता, चमचागिरी नहीं करता शायद, तो जिसके वजह से वो दोनों में इक्विटी या फिर फेयर दोनों को ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। एक को अलग ट्रीटमेंट, दूसरे को अलग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन एम्प्लॉय। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। दोनों एम्प्लॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, काम के मामले में, अथॉरिटी देने के मामले में, मतलब क्या? पावर देने के मामले में। मतलब सीईओ ने इसको ज़्यादा पावर दिया, इसको कम पावर दिया है, तो नहीं चलेगा। अगर दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं
तो दोनों को उसके हिसाब से पावर दो, है ना। डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स, मॉनिटरी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब पैसा, मतलब बेसिकली सैलरी पे करना। मतलब ये इसका पहचान वाला है, चमचागिरी करता है तो उसको सैलरी ज़्यादा देंगे, इसको कम देंगे सैलरी तो नहीं चलेगा। दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी मतलब क्या, इक्वल, राइट। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द रेम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। हेनरी फेयल ये बोलते हैं कि जो रेम्यूनरेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन, आप जो सर्विस देते हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, उसके रिटर्न में जो आपको पैसा मिलता है, जिसको हम सैलरी बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, राइट, वो उस बेस पे नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट के बेस पे नहीं होना चाहिए। वो ये बोलते हैं कि अगर दोनों पर्सन एक ही लेवल पे काम कर रहा है तो दोनों का सैलरी सेम होना चाहिए, है ना। अभी ये जो दोनों जो ये दो और ये दो एक ही लेवल पे काम कर, देखो ये सेम लेवल है ना, राइट। तो सबका सैलरी अलग होना, सॉरी, सबका सैलरी सेम होना चाहिए। मतलब ये इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, रिसिप्ट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और ये पेमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो दोनों का सैलरी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो ये बोलते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज नहीं, आपको लेवल वाइज आपको सैलरी सबको सेम देना है ना। सब लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये भी जो वर्कर्स है यहाँ पे सेम लेवल पे है, तो सबका सैलरी सेम होना चाहिए। ये जो दो मैनेजर है ये भी सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनका भी सैलरी सेम होना चाहिए, है ना, राइट। द एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बट सेम लेवल पे है, तो उनको सैलरी सेम दो। दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है, झगड़े, ये कभी नहीं होंगे, बिकॉज आप सबको फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अगर आप फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ को लगता है, एक एम्प्लॉय को लगता है, फॉर एग्जांपल इसको लगेगा कि यार ये बॉस हमेशा मेरे साथ में ही ऐसा करता है, सॉरी ये वाला, ये था ना, ये वाला था जिसको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था मैनेजर, हाँ। ये सोचेगा हमेशा कि मेरे साथ में हमेशा भेदभाव करता है, उसको कम काम है, उसको सैलरी ज़्यादा है, तो ये फिर हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ करेगा, झगड़े झगड़े करेगा, काम बराबर नहीं करेगा, मोटिवेशन से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, जो गोल्स है वो अचीव नहीं होंगे। झगड़े अच्छी बात नहीं है, काम एकदम पीसफुली हारमोनी से होना चाहिए, राइट, ओके। ऐसे कि एक बड़ा सा एग्जांपल लेंगे, तो द करंट सीईओ ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई, ही इज एन इंडियन। गूगल इज एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, राइट, ओके। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन का कंपनी है ये गूगल। तो गूगल की जो सीईओ है इस मिस्टर सुंदर पिचाई, एंड ही इज़ फ्रॉम इंडिया, राइट। ये इंडिया से है बट फिर भी वो गूगल की सीईओ है आज करंट में। गूगल ने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि भाई ये इंडियन है, ये अमेरिकन नहीं है, तो इसको नहीं बनाना चाहिए सीईओ। उसमें टैलेंट है इसलिए उनको सीईओ बनाया। तो यहाँ पे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो उसको फेयर ट्रीटमेंट दो, जो उसका मतलब बोलते हैं ना, उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दो। लगता है कि सच्ची में वो पर्सन टैलेंटेड है, तो उसको अच्छे पोस्ट में लेके जाओ, उसको अच्छा सैलरी दो, उसको ज़्यादा पावर दो, है ना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब क्या, वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, राइट, उसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। At the time of recruitment of employees, the management should assure them about stability of tenure or job security. इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉल ये बोलते हैं कि हर एक एम्प्लॉय का टेन्योर का स्टेबिलिटी होना चाहिए। टेन्योर, टाइम, वो ड्यूरेशन जिस वक्त में वो काम कर रहा है वो स्टेबल होना चाहिए उसके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जॉब सिक्योर होना चाहिए। जिस वक्त वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको वो लगना चाहिए कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, या फिर ये मेरा जो जॉब है ये परमानेंट है, मेरी जॉब नहीं जाएगी, मेरी जॉब सिक्योर है। ऐसे कि आज मतलब ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है कोरोना वायरस के वक्त में, जहाँ पे सबको लगता है कि मेरी जॉब इनसिक्योर है बहुत, कभी भी चली जा सकती है। तो ये जो मेंटेलिटी है, या फिर जो ये जो फीलिंग है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। हेनरी फेयल यही बोलते हैं इस प्रिंसिपल में कि जो भी एम्प्लॉयज़ है
उनको ये एहसास दिलाओ कि उनका जॉब सिक्योर है, उनका जॉब सिक्योर है, राइट। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ भाई हमारा जॉब सेफ है, तो उनको हमेशा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स व्हाट, उनको लगेगा, हमेशा लगेगा कि भाई ये कंपनी में हम बिलोंग करते हैं, ये कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई इज्जत है, हम हमारे यहाँ पे जॉब सिक्योर है। अगर दिमाग में ये सब चीज़ रहेगा ना, तो वो पर्सन एकदम शांति से काम करेगा एकदम। मतलब दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मेरी जॉब कभी पता नहीं कभी भी जा सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रिक्रूटमेंट के वक्त में भी कभी कभी जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत जगह पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप कभी भी जॉब ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको 6 महीने आपको टेम्परेरी रखेंगे, उसके बाद परमानेंट करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को बोला कि आपको 6 महीना आपको टेम्परेरी रखता है, बट 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, उसको अभी तक टेम्परेरी रखा है, तो उसके दिमाग में क्या चलता रहेगा? उसके दिमाग में ये चलता रहेगा कि भाई मुझको कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं। अगर उसके दिमाग में हमेशा ये जो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, तो वो काम बराबर नहीं करेगा। दिमाग में बहुत मतलब बोलते हैं ना, डीमोटिवेशन या फिर बहुत स्ट्रेसफुल ख्याल आएंगे कि अरे यार मैं पता नहीं मैं इस कंपनी का हिस्सा हो कि नहीं, मैं कंपनी से बिलोंग करता हूँ कि नहीं, है ना। मुझे कभी भी बोल देंगे भाई तुम अभी जॉब छोड़ के चले जाओ, है ना। तो ये इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, जॉब सिक्योर होना ज़रूरी है, ऐसा फीलिंग उस एम्प्लॉय के दिमाग में होना ज़रूरी है। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। इनसिक्योरिटी, जॉब का इनसिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी, क्षमता पे इफेक्ट करता है। वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। दिमाग में टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं होता, बराबर, राइट। वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, और उसके ऑपोजिट में देखेंगे तो जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो को वो कम मिनिमाइज करता है, कम करता है। अभी एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब क्या, यहाँ पे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वो होता है। और रेशियो मतलब क्या, बस हम कैलकुलेट करते हैं कि पूरे साल में कितने छोड़ के जा रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा रेशियो है तो समझ जाना आपकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मैंने यहाँ पे मीनिंग दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बस सिर्फ देख लेना एक बार। इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, लीव मतलब क्या, छोड़ के जा रहे हैं, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स, टिपिकली 1 ईयर। एक साल में कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं? अगर वो बहुत ज़्यादा है, समझ जाना कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है। और जब ये एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। पहला तो ये कि नया एम्प्लॉय कहाँ से लाएंगे, और वो उसी तरह बेहतर है कि नहीं है, जो छोड़ के गया था एम्प्लॉय उसी की तरह वो एफिशिएंट है कि नहीं, वो अच्छा था कि नहीं। तीसरा, जो नया एम्प्लॉय आएगा खुद से वापस से टाइम लेगा वहाँ पे सेट होने के लिए, नया काम सीखने के लिए, तो बिजनेस में बहुत इफेक्ट हो जाता है, राइट। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है ना। और वो कैसे कम करेंगे आप? एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दे के उनको बताओ कि आप यहीं के हो, आप इस कंपनी के हिस्सा हो, आप इस बिजनेस के हिस्सा हो, आपका जॉब सिक्योर है, राइट, फाइन, ओके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अभी इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। वॉलंटियरिंग, वॉलंटरी मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद से, खुद की इच्छा से काम करना, खुद की इच्छा से काम करना इन एन इनोवेटिव वे। इनोवेटिव मतलब क्या होता है? नए तरीके से, क्रिएटिविटी से काम करना, राइट। यहाँ पे और एक मीनिंग हम लिख सकते हैं, या लिखना लिखना मत, यही लिखो बस, इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इस प्रिंसिपल में हेनरी फॉल ये बोलते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको एक फ्रीडम दो, उनको एनकरेज करो कि आप आगे आओ, हमको सोल्यूशन दो, कुछ अलग तरीके से काम कर सकते हैं कि नहीं, राइट। द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क। मैनेजर को जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फ्रीडम दो कि आप आगे आओ, हमको ये प्रॉब्लम है, आप आगे आओ, हमको सोल्यूशन दो। ये जो दिख रहा है डायग्राम यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ,
राइट। तो जब भी आप किसी एम्प्लॉय को ऐसा रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे सजेशन पूछते हैं, तो हमेशा एक एम्प्लॉय से कभी कभी एक अलग तरीके से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक सुपरवाइज़र है और वर्कर्स और कुछ प्रॉब्लम है फैक्ट्री में कि काम शायद बराबर नहीं हो रहा, गोल अचीव नहीं हो रहा है, राइट। तो वो अपने वर्कर्स को पूछता है कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, काम क्यों बराबर से नहीं हो रहा, बराबर, और मतलब क्या करना चाहिए। देखो मोस्टली बहुत जगह पे क्या होता है कि सुपरवाइजर्स मैनेजर्स अपने जो नीचे लेवल में जो काम करते हैं उनको नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? कभी कभी वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम भी होता है कि मैं क्यों पूछूं, मैं तो इस लेवल पे काम करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपने नीचे वाले के लोगों से पूछूंगा। तो ये जो मेंटेलिटी ये नहीं होना चाहिए। मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स या भी जो भी लोग हैं जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, उनको अपने जो नीचे जो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको उनसे पूछना चाहिए, उनसे सजेशन वेलकम करना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट। तो सुपरवाइजर वो वर्कर्स को पूछता है कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें से एक वर्कर आगे आके बोलता है कि सर, अगर हम मशीन्स में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा नयापन लाते हैं, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं टेक्नोलॉजी को, तो शायद प्रोडक्शन फास्ट होगा, अपना गोल अचीव होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ पे सोल्यूशन मिला, यहाँ पे क्रिएटिव सोल्यूशन मिला है। इनोवेटिव मतलब क्या? क्रिएटिव मतलब नया आइडिया, है ना, न्यू आइडियाज आपको मिलते हैं। क्योंकि क्या है ना, एक आदमी एक प्रॉब्लम के पीछे अगर एक आदमी सोचता है तो एक एक सोल्यूशन मिलेगा, बट अगर उसमें दो तीन लोग सोचते हैं तो उसमें ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा। तो एक नया एक आइडिया आ सकता है वहाँ पे अगर आप पूछते हैं तो, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी का आप सोल्यूशन अप्लाई करते रहो। मैनेजर को जो ठीक लगता है वो सोल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो the initiative should be welcomed by the manager, including thorough discussion on those new ideas. It also helps in creating healthy organization culture. ठीक है, मतलब आप उनको फ्रीडम दो, एक इनिशिएटिव दे दो कि आप हमको एक सजेशन दे सकते हैं, और मैनेजर उस पर एक थरो डिस्कशन करके उस आइडियाज़ को अप्लाई कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे जो भी सोल्यूशन मिल रहे हैं वर्कर से या फिर एम्प्लॉय से वो सारे अप्लाई करो, ठीक है, बिकॉज वो शायद सही नहीं हो सकते। तो मैनेजर को डिसाइड करना है। तो इस प्रिंसिपल में क्या बताया है कि मैनेजर शुड गिव फ्रीडम टू एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव लेने के लिए फ्रीडम दो। इनिशिएटिव मतलब क्या है? एक फर्स्ट स्टेप कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ इस पर, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर आप ये फ्रीडम देते हैं तो उस एम्प्लॉय के दिमाग में एक अच्छा सा फीलिंग आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मतलब सबके दिमाग में सबको अच्छा लगता है कि देखो, मैं ये जो सुपरवाइज़र है मेरे से वर्कर को पूछता है, मैं इतना कम पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मुझको पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होगा, सबको लगेगा कि हाँ भाई, एक अच्छा कंपनी है, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस है, यहाँ पे हम अच्छे से काम करेंगे, मोटिवेशन रहेगा वर्कर्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, राइट। सो इट वुड क्रिएट ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने में उसकी मदद करता है ना। फॉर एग्जांपल, बिफोर मेकिंग प्लान्स मैनेजर मस्ट वेलकम सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। मैनेजर जब भी प्लान बनाता है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तो उस वक्त में आप एम्प्लॉयज़ से सजेशंस ले सकते हैं। अच्छा होगा, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा कि भाई हमको कोई पूछ रहा है ना। फाइन, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिटी कॉप्स। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग है टीम वर्क। एस्पेरिट एस्पेरिट डी क्रॉप्स, ठीक है, टीम वर्क। हेनरी फॉल ये बोलते हैं कि कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर टीम वर्क होना ज़रूरी है, यूनिटी होना ज़रूरी है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एस्पेरिट द कॉस्ट मीन्स यूनिटी स्ट्रेंथ। यूनिटी एकता, है ना। यहाँ पे छोटा सा फोटो है जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टिक्स आप तोड़ नहीं सकते। यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एक ग्रुप एक्टिविटी है, बराबर, बिजनेस एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप एक्टिविटी बोलेंगे तो वहाँ पे फिर टीम वर्क तो होना ही चाहिए। सब लोग मिलके काम करना ज़रूरी है, राइट। ओके, मतलब कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपनी दिशा में काम कर रहा है तो नहीं चलेगा। सबको ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में काम करना इम्पोर्टेंट है, राइट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं तो वो भी ग्रुप एक्टिविटी होती है। मतलब टीम का कैप्टन है, इसका मतलब ये नहीं कि टीम का कैप्टन सब कुछ करेगा, वो बॉलिंग नहीं कर सकता, वो मतलब
हर चीज़ नहीं कर सकता ना, वो जो बाकी के जो 10 प्लेयर्स है उनका भी कुछ काम है, राइट। तो हर एक आदमी को अपना अपना काम ज़रूर ज़रूर मतलब करना ज़रूरी है, और वो सबका गोल सेम होना चाहिए। अगर हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो उनका मेन गोल क्या होगा? टू विन द मैच। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, राइट। कोई अच्छा बॉलिंग कर रहा है, कोई अच्छा फील्डिंग कर रहा है, कोई अच्छा बैटिंग कर रहा है, कैप्टन अपना काम कर रहा है, वाइस कैप्टन अपना काम कर रहा है, राइट। वहाँ पे कोच होगा, वो अपना काम कर रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप एक्टिविटी है। तो यहाँ पे यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग एक साथ में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी है, टीम वर्क है, तो सक्सेस मिलेगा, है ना, राइट। और इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विद म्यूचुअल ट्रस्ट, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। अगर सब में यूनियन है, यूनिटी है, और सब में ट्रस्ट है, भरोसा है, म्यूचुअल ट्रस्ट, तो जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, वो तुरंत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकती है। देयरफॉर एज अ लीडर, मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली। इसलिए मैनेजर को या फिर जो लीडर है उनका उनका काम क्या है? बिजनेस के अंदर या फिर डिपार्टमेंट के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या मेंटेन करना है? उसको टीम वर्क मेंटेन करना है, यूनिटी मेंटेन करना है, ताकि गोल अचीव हो सकता है अच्छे से। डिफ़िकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, वो भी फास्ट फास्ट क्विकली सॉल्व हो सकते हैं, राइट। ओके, एग्जाम्पल लेंगे। इफ़ टारगेट इज़ टू मेक 100 बैग्स बाय 10 वर्कर्स, दैट इज़ 10 बैग्स पर वर्कर। वही एग्जाम्पल लेंगे हम लोग बैग मेकिंग फैक्ट्री का। अगर टारगेट है, समझो सुपरवाइज़र को कि 100 बैग टारगेट दिया है सुपरवाइज़र ने अपने वर्कर को कि 100 बैग बनाने हैं, और कितने वर्कर है? 10 वर्कर है, तो एक वर्कर को कितना बैग बनाना है? 10 10 बैग बनाना है, बराबर। डेट इज 10 बैग्स पर वर्कर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक वर्कर अपना अपना ही गोल अचीव करेगा। ईच वर्कर शुड नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग हिज टारगेट, बट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट। इफ समवन फॉल्स सिक, अदर शुड मस्ट डिवाइड द वर्क एंड कंप्लीट द वर्क। टीम वर्क है, ठीक है, 10 वर्कर्स हैं, हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और वहाँ पे यूनिटी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बीमार पड़ गया अचानक से। टारगेट तो अचीव करना ही है, बराबर। कोई अचानक से बीमार पड़ गया, तो बाकी के 9, या फिर समझो 2 बीमार पड़ गए, तो बाकी के जो 8 लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, तो यहाँ पे यूनिटी नहीं है फिर, बराबर है। तो वो जो बाकी के जो वर्कर्स है, 8 वर्कर्स है, वो 2 वर्कर का काम को डिवाइड करके उस काम को कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ता है? यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी है तो गोल अचीव होगा। अगर बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर यूनिटी नहीं है, टीम वर्क नहीं है, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम में अगर टीम वर्क नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है ना, यूनियन नहीं है, तो मैच आप नहीं जीत सकते हैं। एक वर्कर से या फिर एक आदमी से या फिर एक क्रिकेट प्लेयर से मैच जीती नहीं जा सकती। एक वर्कर से पूरा गोल अचीव नहीं हो सकता, बिकॉज हर एक आदमी का अपना अपना काम होता है, वो ग्रुप एक्टिविटी है। क्लियर, राइट। तो ये हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स है, राइट। ओके, उसका शॉर्टकट मैंने दिया है आपको, उसके हिसाब से पढ़ो। उसके हिसाब से लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैंने सीरियल वाइज आपको पढ़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। क्यों? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये 12th के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ही। ये क्वेश्चन आने का बहुत अच्छा चांसेस है, ठीक है, राइट। और आगे भी डिग्री कॉलेज में भी आपको ये काम में आने वाला है। मैनेजमेंट का पूरा बुक है, पूरा सब्जेक्ट है इस प्रिंसिपल्स के ऊपर, और लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल्स, ठीक है। कभी बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस में तो इम्पोर्टेंट है ही, लाइफ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है इसको, राइट। थैंक यू।